हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था वैद्युत धारिता के बारे में, और उससे जुड़ी हुई जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, चालक अचालक परावैद्युत, उन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए वैद्युत धारिता से जो आगे के टॉपिक हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आप ही बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझते हुए चलिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी कि संधारित्र का, कैपेसिटर का भी। इसे भी कई सारी डिफिनीसन है, डेरिवेशन है और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो किसे कहते हैं संधारित्र, क्या होता है संधारित्र, ये सभी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र या ऐसा समायोजन होता है जिसमें जो आवेश है उसकी मात्रा पर्याप्त रूप से संचित की जा सकती है। और धारिता के बारे में हमने पढ़ा ही था। धारिता क्या होती है, जो आवेश को धारण करने की क्षमता होती है वही होती है हमारी धारिता। तो अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है और उस पर वैद्युत विभव V हो तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी। हमने कल की क्लास में पढ़ा था धारिता के बारे में। तो वहाँ पर हमको एक फार्मूला मिला था C बराबर Q/V का। तो यही C होती है हमारी धारिता। और C कब बढ़ेगी, C तभी बढ़ेगी जब V का मान कम होगा, यानी जो वैद्युत विभव है अगर उसका मान जब कम होगा तभी जो वैद्युत धारिता है वो यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर जो ये फिगर बना हुआ है तो इसमें जो कैपेसिटर है ये केवल इतना लगा हुआ है, इतना ही है हमारा कैपेसिटर। बाकी इसको एक जोड़ा गया है एक वोल्टेज से, यानी V वोल्टेज की एक बैटरी से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया संधारित्र को। वैसे मेन ये जो दो प्लेटें आपको दिख रही हैं यही हैं संधारित्र। इनके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर होता है निगेटिव चार्ज। तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, तभी यहाँ पर अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। और ये जो आपको व्हाइट दिख रहे हैं ये हैं होल्स और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो ब्राउन कलर में है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। और यहाँ पर ये धन पट्टिका यानी इस पर धन आवेश है, और यही होता है हमारा क्या, कैपेसिटर। अब अगर हम ये जो धारिता यानी संधारित्र की धारिता को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमको विभव को कम करना होगा। और विभव कैसे कम होगा, तो जैसे ही कोई आवेशित चालक है, जैसे ये कोई आवेशित चालक है और इसके समीप अगर हम एक अनावेशित चालक रख दें, ये तो आवेशित यानी इस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है, इसके पास में हम एक अनावेशित चालक अगर ले आए तो इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा कम। और जब विभव कम हो जाएगा तभी हमारी जो धारिता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो एक ये तरीका होता है धारिता को बढ़ाने का। और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि कोई अनावेशित चालक है अगर उसको हम क्या करें, पृथ्वी से जोड़ दें। अगर उसे हम क्या करें, उसे हम पृथ्वी से जोड़ दें तो भी विभव क्या हो जाता है, विभव और भी ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि हमने जो जब विभव टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी चालक को पृथ्वी से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है। और विभव कम होगा तो एक बार फिर जो धारिता होगी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी हम और भी ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। क्योंकि आवेश की जो मात्रा संचित करता है ऐसा ही समायोजन कहलाता है, क्या, संधारित्र कहलाता है। तो अब इसमें हम क्या समझेंगे, तो हम क्या समझे इससे, हम ये समझे कि ऐसा समायोजन जिस पर पर्याप्त आवेश क्या किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि किसी भी आकार के दो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, दो चालक हैं उनका एक युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा बराबर व विपरीत आवेश हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि यहाँ पर देखिए दोनों यानी दो चालक दिए हुए हैं, एक ये चालक और एक ये चालक, दोनों ही आपस में समीप हैं
और ये दोनों चालकों को क्या है, युग्म दिया हुआ है, एक दूसरे के समीप है और दोनों पर बराबर आवेश होना चाहिए। जितना धन आवेश इसमें हो उतना ही ऋण आवेश इसमें हो, लेकिन आवेश विपरीत हो, जैसे इसमें धनात्मक है तो इसमें ऋणात्मक है। यही होता है पूरा कैपेसिटर। और इसको हम डिनोट करते हैं, जहाँ कहीं भी हमको अगर संधारित्र को डिनोट करना है, संधारित्र को लगाना है, किसी परिपथ में लगाना है, तो हम उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से उसको किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है। और आप देख भी सकते हैं ये इसी प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये तो थी जो हमारी संधारित्र की डिफिनीशन, और फिगर के माध्यम से हमने इसको समझा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब इसको देखते हैं, क्योंकि जो संधारित्र होता है इसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यूज होता है और कैसी दिखती है जो संधारित्र की है एक्चुअल इमेज। ये तो हमारी जो बुक में बना हुआ फिगर है, या हम जो फिगर का यहाँ पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो जो फिगर होता है वो तो यहाँ पर एक बुक में दिया हुआ होता है। ये इंटरनल जो इमेज होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब इसकी देखते हैं एक्चुअल इमेज संधारित्र की क्या होती है। तो ये आप देख सकते हैं कई प्रकार के हमको यहाँ पर संधारित्र देखने को मिल रहे हैं, कई और बहुत सारी, लगभग सभी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको ये संधारित्र देखने को मिल जाएंगे। कई प्रकार के होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार के आपने देखे होंगे, रेडियो, टीवी, सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। आप इनको देखते तो रोज़ हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि इन्हीं को ही कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी भाषा में कहते हैं कंडेंसर। तो अब आप आज से इसका एक्चुअल नेम जान लीजिए, जो कि होता है संधारित्र। ये सभी इलेक्ट्रिक वस्तुओं में आपको लगे हुए मिलेंगे। आपके फ़ैन में भी लगा हुआ है ये जो कैपेसिटर है, संधारित्र है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और इमेज इसी संधारित्र की। तो ये देखिएगा आप, इसको तो आपने ज़रूर देखा होगा। ये भी एक इमेज है, संधारित्र की ही एक इमेज है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के संधारित्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसको भी फ़ैन आदि में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एक्चुअल इमेज है। और जो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं, जो हम फिगर के माध्यम से जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो एक अलग फिगर होती है, इंटरनल फिगर होती है, क्योंकि हम इस प्रकार से तो उसका अध्ययन नहीं कर सकते ना, उसकी एक्चुअल इमेज से। इसीलिए हम इसको उस प्रकार से पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसमें अगला टॉपिक अपना, कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो संधारित्र की धारिता को इफेक्ट करते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम कारक पढ़ेंगे, जिनसे जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो इफेक्ट होती है। तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे एक रिलेशन के माध्यम से। वहाँ पर तो सबसे पहले आता है इसमें क्या, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। और जो हमने संधारित्र की इमेज देखी थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पर होती हैं इसकी प्लेटें, यानी संधारित्र की प्लेटें होती हैं। तो ये किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं, तो संधारित्र की धारिता होती है प्लेटों का क्षेत्रफल। जब ये प्लेटें हैं तो उनका एक क्षेत्रफल भी होगा। और जब संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तथा क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो धारिता होती है C, ये डिपेंड करती है किस पर, प्लेट के जो एरिया होता है, प्लेट के एरिया पर, यानी A पर। और ये इसका जो रिलेशन होता है वो भी होता है C प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है और डिपेंड भी करती है उसके क्षेत्रफल पर। और दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी में क्या, ये जो दूरी दी हुई है यही है प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस पर धारिता किस प्रकार से डिपेंड करती है, जो संधारित्र की धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर है, और इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C प्रोपोर्शनल 1/D। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और जब दूरी को घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। ये होता है इसमें व्युत्क्रमानुपाती का जो केस होता है, ये इसी प्रकार से होता है कि जब आप D को बढ़ाएंगे तो C कम होगा, C को बढ़ाएंगे तो D कम होगा। और इसी प्रकार से जैसे क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, और क्षेत्रफल को कम करेंगे तो धारिता भी घटेगी।
तो ये निर्भरता भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि इसका उपयोग न्यूमेरिकल में भी आपको देखने को मिलेगा, और जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आप इसका यूज देखेंगे, क्योंकि वहीं पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से दूरी कम होगी या दूरी ज़्यादा होगी। अगर हमको धारिता दी जाए, दूरी पूछी जाए, या दूरी दी जाए, धारिता पूछी जाए, तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम जो हमारा लास्ट नंबर है वो ये है कि प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर किस प्रकार से डिपेंड करती है? इस प्रकार से डिपेंड करती है कि जब हम प्लेटों के बीच क्या रख दें, कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दें। विद्युत रोधी का मतलब कल हमने पढ़ा था, यानी कि जो अचालक पदार्थ हों और कुचालक पदार्थ हों, विद्युत रोधी पदार्थ हों, जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कांच हो, पैराफिन, मोम, तेल, कुछ भी हो, ये जो अचालक पदार्थ होते हैं या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इनको जब हम संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में रख देते हैं और दोनों प्लेटों के बीच की जो डी है उसको क्या रखें, डी को रखें कांस्टेंट, यानी कि वहाँ पर स्थिर रखते हैं, डी को स्थिर रखें और दोनों प्लेटों के बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दें, तो जो पत्तियों के बीच फैलाव है वो कम हो जाता है, जिससे जो सी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, सी बढ़ जाती है। और इन्हीं विद्युत रोधी पदार्थ हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम परावैद्युत भी तो कहते हैं। हमने कल पढ़ा था चालक, अचालक, कुचालक और परावैद्युत क्या होते हैं उन सभी के बारे में, तो इन्हीं को कहते हैं परावैद्युत। तो हम सीधे से यहाँ पर कह सकते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम स्थित होता है, जो परावैद्युत स्थित होता है, उसी पर डिपेंड करती है जो इसकी धारिता होती है, यानी सी प्रोपोर्शनल के। सी प्रोपोर्शनल होता है के क्या है यहाँ पर, के है परावैद्युत। तो अगर कोई हम परावैद्युत बीच में रखते हैं, कोई विद्युत रोधी पदार्थ रखते हैं, तो जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाती है, यानी जब के बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगी। यानी कोई भी अगर हम माध्यम रखेंगे और माध्यम का परावैद्युत होगा, परावैद्युतांक होगा कुछ भी, तो उसी प्रकार से उसकी धारिता भी बढ़ेगी। तो ये तीन कारक हैं जिन पर धारिता डिपेंड करती है। दो तो सीधे थे, प्रोपोर्शनल, यानी सी प्रोपोर्शनल ए, सी प्रोपोर्शनल के और सी प्रोपोर्शनल 1/d। यही एक उल्टा संबंध होता है, बाकी सीधे होते हैं। यही तीन कारक हमको याद रखने हैं, लर्न रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, यानी क्या वर्क होता है इन परावैद्युत का एक संधारित्र में, कैपेसिटर में किस प्रकार से वर्क करते हैं। जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, जो परावैद्युत लेते हैं, वो किस प्रकार से वर्क करता है एक संधारित्र के अंदर। कोई भी पदार्थ हो सबसे पहले किससे बना हुआ होता है, तो कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है, और प्रत्येक अणु के परमाणु में, और अणु में क्या होते हैं, अणु में होते हैं परमाणु, और परमाणु में क्या होता है, धन आवेश परमाणु के नाभिक पर होता है, नाभिक पर होता है धन आवेश, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसी परमाणु के आसपास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए होते हैं। ये परमाणु की कंडीशन होती है। तो आप परमाणु की जो ये कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से जब आप समझ गए, तो हमने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था, यानी कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था परावैद्युत के बारे में। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इन्हीं को अचालक कहते हैं, इन्हीं को कुचालक कहते हैं, और इन्हें ही विद्युत रोधी कहते हैं। ये चारों चीज़ें एक ही हैं, इनमें आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। और हमने बताया था कि इनमें मुक्त आवेश नहीं पाए जाते, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो मुक्त आवेश भी नहीं पाया जाता, तो ये इसीलिए ये अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ये धारा का चालन नहीं कर सकते हैं। तो इनकी एक ये कंडीशन होती है कि परावैद्युत पदार्थ में जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, यानी नाभिक जो बाहरी कक्षाएं होती हैं परमाणु की पूरी तरह से भरी हुई होती हैं। यहाँ पर नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी वहाँ पर वो कुचालक के रूप में होते हैं, एक भी वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ तक की बात हो गई। अब हम सीधे जाते हैं फिगर में। जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को क्या करते हैं, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं। अब हम रख रहे हैं, देखिए ये जो इतना पार्ट है यहाँ पर फिगर में, ये जो इतना पार्ट दिया हुआ यही है परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका। तो पहले हमारे पास संधारित्र था, इसके बारे में हमने पढ़ा पहले ही। तो ये हमारा संधारित्र है, इधर धन आवेश और इधर ऋण आवेश। इतना संधारित्र है, ये हम लाए बाहर से, और हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच रख दी। और संधारित्र कैसा है, ये है आवेशित,
और आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच जब हमने इसको रख दिया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस ओर लग रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर यहाँ पर लग रहा है। अब क्या होगा, जब इसको हम बीच में रखेंगे इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को, तो यहाँ पर क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ है, उसमें परमाणु है, और परमाणु में क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक में धन आवेश, तो जो नाभिक में धनावेश है तो नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, यानी जो धनावेश है यानी नाभिक है जो, वो किस ओर जाएगा, वो ऋण आवेश की ओर जाने लगता है। ये देखिए धनावेश ये संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन किस ओर जाने लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित होने लगते हैं। ये है धन प्लेट और ये है ऋण प्लेट। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाने लगते हैं धन प्लेट की ओर, और जो नाभिक होते हैं वो जाने लगते हैं किस ओर, वो जाने लगते हैं ऋण प्लेट की ओर। तो इससे क्या होता है, इससे परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। अब आप देख भी सकते हैं ये है यहाँ पर ऋणावेशित, तो ये है धनावेशित, इसका सिरा ऋणावेशित धनावेशित। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु क्या हो जाता है, प्रत्येक अणु हो जाता है विद्युत ध्रुवित, प्रत्येक अणु हो जाता है विद्युत ध्रुवित, यानी कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है प्रत्येक अणु यहाँ पर। और संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका के सिरे पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये आप देख सकते हैं संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाले पट्टिका, धन आवेश के सामने वाली पट्टिका पर क्या है, ऋण आवेश दिया हुआ होता है, और ऋण प्लेट के सामने वाले सिरे पर धन आवेश क्या होता है, प्रेरित हो जाते हैं। और इन आवेशों को कहते हैं ध्रुवण आवेश। ये जो आवेश दिए हुए होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, ध्रुवण आवेश। क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ध्रुवण आवेश। अब क्या होगा, पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश शून्य ही रहता है। तो ये जो पट्टिका है इसके अंदर, अब ये मान लीजिए ये पट्टिका, ये है ऋण आवेश और धन आवेश। जब ऋण आवेश धन आवेश दोनों यहाँ पर मौजूद हैं तो जो नेट आवेश होगा वो तो शून्य होगा ही ना। तो नेट आवेश यहाँ पर क्या होता है, नेट आवेश होता है शून्य। नेट आवेश पट्टिका के भीतर क्या होगा, शून्य होगा। और क्यों शून्य होता है, क्योंकि ध्रुवित अणु का धन सिरा पड़ोसी ध्रुवित अणु के ऋण सिरे के समीप होता है, इसीलिए जो नेट आवेश है वो यहाँ पर शून्य होता है। अब क्या करेंगे, ध्रुवण आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका में भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पहले एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि संधारित्र के प्लेटों के बीच है, ई वैद्युत क्षेत्र, ये आप ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक और नया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाता है जो कि पट्टिका में जो वैद्युत क्षेत्र लगता है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसको हम मान लेते हैं ई डैश। ये लगता है इस तरफ, और इसका ये किस प्रकार से लगने लगता है, ये विपरीत दिशा में, जिस ओर संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसके विपरीत ओर लगता है ई डैश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत होती है। अब आगे क्या होता है, जो ई डैश का मान होता है ये क्या होता है, ये ई से छोटा होता है, यानी जो संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगता है वो ज़्यादा होता है, किससे, वो अधिक होता है जो परावैद्युत पट्टिका में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, और ये इसलिए मान कम होता है क्योंकि ध्रुवण आवेश मुक्त नहीं होते, मुक्त आवेश नहीं होते। तो इस प्रकार हमको यहाँ से ये चीज़ हमको देखने को मिली कि अगर हम परावैद्युत पट्टिका रख देंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होता है, ई घट जाता है, ई कम हो जाता है या ई घट जाता है। अगर हम क्या रख दें, हम कोई परावैद्युत रख दें, अगर हम संधारित्र की दो प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रख दें तो वहाँ पर ई का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और एक फार्मूला होता है ई बराबर V/D। डी क्या, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। तो ई बराबर V/D वाले फार्मूले से V भी हो जाता है कम, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू V होता है ना, जितना ई होगा उतना ही V होगा। तो जब ई घट जाता है तो यहाँ पर विभवांतर V भी घट जाता है, और V घटेगा तो C बराबर V/Q से, C बराबर Q/V से, C बराबर Q/V से। जब V घट गया तो हम जो धारिता है वो क्या हो गई, धारिता यहाँ पर बढ़ गई, और यही तो हमको चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पर परावैद्युत ही रखते हैं कि हमको संधारित्र की धारिता बढ़ी हुई मिले,
यानी जो आवेश का संग्रहण है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही तो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो परावैद्युत का मुख्य कार्य क्या होता है, प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को कम करना, यानी जो ई दिया होता है, वैद्युत क्षेत्र दिया होता है, उसको कम करना, ये परावैद्युत का मुख्य कार्य होता है। परावैद्युत का जो वर्क होता है वो क्या होता है, ई को कम करना। अगर वो ई को कम कर देगा, वैद्युत क्षेत्र को कम कर देगा, तो वी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो सी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और सी बढ़ाने के लिए हमको ई को कम करना होगा, और वही कार्य करता है हमारा परावैद्युत। इसीलिए ये इसको संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो अब ई कम हो गया तो वी कम हो गया और सी ज़्यादा हो गया, और सी ज़्यादा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा संधारित्र को और अधिक आवेश दिया जा सकता है, और अधिक क्यू यहाँ पर दिया जा सकता है संधारित्र को, और इस प्रकार परावैद्युत आवेश के संग्रहण में हेल्प करता है, मदद करता है। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं कि जो परावैद्युत होता है, परावैद्युत, तो परावैद्युत क्या करता है, परावैद्युत हेल्प आवेश के संग्रहण में, आवेश का संग्रहण करने में हेल्प करता है। तो यही परावैद्युत का मुख्य कार्य होता है, ई को रिड्यूस करना, ई रिड्यूस तो वी रिड्यूस, वी रिड्यूस तो सी इंक्रीज, और सी इंक्रीज करना ही हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए ये वर्क होता है उसका। तो फिगर के माध्यम से हमने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को भी समझ लिया। अब इससे ही एक लिंक हमारा एक और टॉपिक है जो कि है परावैद्युत का ध्रुवण। तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम इसमें, परावैद्युत का ध्रुवण। तो क्या होता है परावैद्युत का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो ये क्या होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, और थोड़े से देखने हैं जो डिफरेंस है थोड़ा सा, वो क्या होता है। तो कोई भी माध्यम हो अणुओं अथवा परमाणुओं से बना हुआ होता है, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा। तो परमाणु में क्या होता है, धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। तो दो ये धन आवेश है, यानी ये नाभिक दिया हुआ है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं। हमने पीछे भी बताया सेम आपको जो लैंग्वेज है। और अब क्या करना है, अब हमको करना है इसी परावैद्युत को क्या करना है, परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखना है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखना है। तो ये दिए हुए हैं हमारे संधारित्र की प्लेटें, और इसके बीच में हमने जाके रख दिया किसको, नाभिक, और यानी परावैद्युत पदार्थ को वहाँ पर रख दिया। ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर हमारा दिया हुआ है नाभिक। यहाँ पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारी सिंपल सी सिचुएशन हमने बनाई थी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और यहाँ बीच में क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं। और ये दूसरी कंडीशन है हमारी, जहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है इस तरफ से इस तरफ, ये है धन पट्टी का और ये है ऋण पट्टी का। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ विक्षेपित होंगे, और जो धनावेश होंगे नाभिक के वो इस ओर चले जाएंगे ऋण पट्टिका की ओर। और यही कॉन्सेप्ट तो हमने अभी बताया आपको पीछे। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, तथा परावैद्युत क्या कहा जाता है, ध्रुवित कहा जाता है। ऊपर जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, वही है यहाँ पर कि परावैद्युत को क्या कहा जाता है, तब परावैद्युत को कहा जाता है ध्रुवित परावैद्युत। और ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से विपरीत चिन्ह के होते हैं। ये जो आवेश मिला तो ये प्लेटों में आवेश है प्लस इस जगह, तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर है प्लस। तो इसीलिए ये जो संधारित्र की प्लेटें हैं इनसे डिफरेंट होता है, इनका जो चार्ज होता है, जो इनमें आवेश होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर भिन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यही क्रिया
क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। तो इस फिगर के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और लैंग्वेज को आप समझते हुए चलिए। बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है विद फिगर और विद डिफिनीसन विद लैंग्वेज। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके सभी जो टॉपिक्स हमने आज पढ़ाए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, और इस यूनिट को भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगली यूनिट स्टार्ट की जाएगी वैद्युत धारा से रिलेटेड। तो वैद्युत धारा जो यूनिट है उसको पढ़ने से पहले इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना हमको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो वहाँ पर भी यानी जो वैद्युत धारा है वहाँ पर भी हमको विभव का कार्य पड़ेगा, वहाँ पर हमको धारा का कार्य पड़ेगा, वहाँ पर हमको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो टॉपिक दिए हुए हैं। इसीलिए आप एक क्रम से पढ़ते हुए चलिए, आपको उसी क्रम से इसीलिए बताया जाता है ताकि आप लिंक रहें और आपको अच्छी तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, तो हमने ऑप्टिक्स की लगातार दो यूनिट कंप्लीट की, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या थी, आपस में लिंक थी। तो इसीलिए हम परावर्तन से अपवर्तन और फिर आगे बढ़ते हुए प्रकाश की सारी घटनाओं से होते हुए हम ध्रुवण तक वहाँ पर पहुँचे, प्रकाश के ध्रुवण तक। तो वहाँ तक हमारी एक जो दो यूनिट थी जो आपस में काफ़ी लिंक थी, तो उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। और फिर इधर हम आ गए फर्स्ट यूनिट में, यहाँ पर हमको मिला वैद्युत क्षेत्र और आवेश। उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत विभव के बारे में। तो ये सभी चीज़ें लिंक हैं, क्योंकि आपने देखा भी कि वैद्युत विभव में जो हमने डेरिवेशन किए वो कहीं ना कहीं इक्वल थे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले हमारे डेरिवेशन थे। बस थोड़ा सा डिफरेंस था, आर का डिफरेंस था या कुछ और चीज़ें थी जो बहुत ही आपस में लिंक करती हैं, मेल खाती हैं आपस में। तो इसीलिए आपको एक कंटिन्यूटी से पढ़ना है और एक क्रम से पढ़ते हुए चलना है, जिससे चीज़ें इधर उधर ना हो और आप उनको आपस में लिंक करते हुए चले जाएं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।